ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सूखे को लेकर सरकारें इतनी चिंतित हैं या नहीं। केंद्र और राज्य के बीच जो टकराव होता रहता है, क्या उस टकराव से हटकर भी ईमानदारी से कोई ये स्वीकार करने की कोशिश करेगा कि वाकई ऐसी स्थिति है। कुछ आंकड़ों का जिक्र कर रहा था जिसे जैन साहब ने ठुकरा दिया था, लेकिन ये सही आंकड़ा है और जिसके तहत देश भर में 2015 में 3000 लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या की है। पंजाब में 60, उत्तर प्रदेश में 60, उड़ीसा में 59, महाराष्ट्र में 2000, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। अकेले मराठवाड़ा में करीब 1109 किसानों ने आत्महत्या की है और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में 37, तेलंगाना में 400 और मध्य प्रदेश को 4 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। करीब 450 किसानों ने आत्महत्या की है। बुंदेला साहब, आप कुछ आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे, अगर ये ताजा आंकड़े हैं तो। ये देखिए साहब जी, 1000 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की। ये मेरा नहीं है सर जी, जी सुन रहा हूं, देख रहा हूं। किसानों ने कर्ज के दुष्चक्र में आकर आत्महत्या की। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है, बुंदेलखंड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया है और उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड की दुर्दशा इतने सालों बाद क्यों। ये पार्टियां अगर ये कहती हैं कि बुंदेलखंड के लिए हमने अच्छा काम किया है, सारी पार्टियां ये कहती तो बुंदेलखंड को तो अब तक स्वर्ग हो जाना चाहिए जी। दरअसल सच्चाई ये है, हम और आप स्वीकार कर लें, बुंदेलखंड के नाम पर सिर्फ यथावत स्थिति बनाकर ये योजनाएं परियोजनाएं लेकर वहां पर अपने वर्कर के लिए, अपने पार्टी के लिए चंदा और पैसा इकट्ठा करते हैं। 7266 करोड़ रुपए का जो पैकेज केंद्र ने दिया था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए, आज तक उस पैकेज का हिसाब नहीं, और उस पर बल्कि ब्लैक कोबरा ने एक पूरी की पूरी सर्वे की है। उन्होंने कहा वो पूरा का पूरा पैकेज उत्तर प्रदेश में, जबकि कांग्रेस सेंटर में थी और मायावती आपकी उधर की राज्य में थी, पूरा का पूरा 4622 करोड़ रुपए का पैकेज कहां गया किसी को आज तक पता भी नहीं चला। जो बुंदेलखंड छोटे छोटे तालाबों, छोटे छोटे डैम के लिए जाना जाता था, 7 नदियां हमारे पास, फिर भी हमारे पास पानी नहीं। आप देखिए तो इससे बड़ी दुर्गत क्या हो सकती है। और ये मैन मेड ड्रॉट आप देखिए, आत्महत्या बुंदेलखंड से बढ़ रहा है दायरा। क्या वो कह रहे थे कि कहीं कोई आत्महत्या नहीं है, बीमारी से लोग मरते हैं। वहां के एसपी, वहां के डीएम को ये आदेश दिए गए हैं समाजवादी पार्टी ने कि किसी भी आत्महत्या को आत्महत्या नहीं कहोगे। उनके परिवार वालों को बुलाकर धमकाया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि हम तुम पर केस कर देंगे अगर तुम। मुकेश नायक साहब कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी के हों, बहुजन समाज पार्टी को या किसी दूसरी पार्टी के हों, किसानों के मुद्दे पर राजनेता और राजनीतिक पार्टियां संजीदा क्यों नहीं होती हैं? अगर कुछ आंकड़े हैं, जो आंकड़े क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं, जो आंकड़े सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, उसको स्वतः स्वीकार क्यों नहीं लिया जाता? सत्ता में बैठा कोई भी नेता उसे नकार देता है और विपक्ष में बैठा कोई भी व्यक्ति ठोक कर कहता है कि हां ये ऐसा हुआ, ये आत्महत्या हुई। लेकिन किसान की सोचिए, आखिर ऐसा क्यों होता है मुकेश साहब? देखिए, जैसा अभी राजा बुंदेला जी ने कहा, राजा बुंदेला जी बहुत सक्रिय रहे बुंदेलखंड में। पृथक बुंदेलखंड की मांग को लेकर उन्होंने बहुत संघर्ष भी किया है और बुंदेलखंड को वो अच्छे से जानते भी हैं। जो उन्होंने अभी बुंदेलखंड पैकेज की बात कही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, और जो भी उन्होंने कहा वो 100% सच है। मध्य प्रदेश के 5 जिले और 6 जिले दतिया समेत लगभग 5000 करोड़ का जो बुंदेलखंड पैकेज है, उसका इस निर्ममता के साथ बंदरबाट हुआ है। ऐसा भीषण दुरुपयोग हुआ है, चाहे वो सिंचाई योजना हो, चाहे नल जल योजनाएं हो, चाहे प्राकृतिक आधार पर पानी के बहाव को रोक। मुकेश नायक साहब, जो स्थिति बुंदेलखंड की है, चूंकि राहुल गांधी वहां पर गए, तमाम राजनेताओं ने बयानबाजी की, वही स्थिति पंजाब के इलाकों की है जो कि सूखे की चपेट में है। वही स्थिति उत्तर प्रदेश के इलाकों की है जो सूखे की चपेट में है। वही स्थिति उड़ीसा की है। महाराष्ट्र की स्थिति तो काफी भयावह है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश की स्थिति भी वही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। उसका ये कारण है
कि जो भूजल स्तर नीचे गिर रहा है निरंतर पूरे देश में, और प्राकृतिक आधार पर पानी के कटाव को रोककर जो रिचार्जिंग का काम है भूजल स्तर का, वो ठीक से इस देश में नहीं हुआ है। सिंचाई योजनाओं पर ठीक से काम नहीं हुआ है, छोटे छोटे तालाबों पर ठीक से काम नहीं हुआ है। लगातार पीएचई विभाग के द्वारा ट्यूबवेल करके जमीन का पानी निकालने का काम हुआ है, लेकिन उसको रिचार्जिंग का काम नहीं हुआ है। पूरे देश को बहुत गंभीरता से इस बारे में सोचना होगा। और जो पानी नदियों का बह के चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, नदियों को जो इंटरकनेक्ट करने का काम है, ये भी ठीक तरह से होना चाहिए। केवल नदियों को इंटरकनेक्ट करने का काम पाइपलाइन के द्वारा नहीं होना चाहिए, नदियों का पानी रोकना चाहिए। और जो नाले जैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जैन साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन मैं रमा देवी जी से पूछना चाहता हूं। रमा देवी जी, कोर्ट में एक याचिका लगी जिसमें यह कहा गया कि जो इलाके सूखे की चपेट में हैं, उम्मीद की जा रही है, सबकी यही उम्मीद है, चाहे वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो या आम आदमी हो, कि इस बार कम से कम मानसून अच्छा हो, बारिश अच्छी हो, पानी गिरे और हमारा किसान थोड़ा सा मुस्कुराए, उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट हो। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर की जा रही है, मांग ये की जा रही है कि जो सूखाग्रस्त इलाके हैं वहां के बच्चों को हर दिन 1 गिलास दूध और अंडा मिल पाए। चर्चा यह भी की जा रही है कि जो खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना है, इसके अलावा भी उस इलाके में कुछ खाद्यान्न देने की कोशिश की जाए, बच्चों को मिड डे मील देने की कोशिश की जाए। ये इस तरह की योजना सरकारों में चलती है, राज्य सरकारों में चलती है, काफी बड़ा हिस्सा केंद्र भी देता है। लेकिन सूखाग्रस्त इलाकों के लिए अगर इस तरह की योजनाएं चलें तो आपका क्या मानना है? मैं आपकी जो भी बातें सुन रही हूँ मनोज जी, बहुत अच्छा सा सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग राजनीति नहीं करते, किसानों और पेट की राजनीति नहीं होती है। किसान की जो तकलीफ है वो सबसे बड़ा तकलीफ हम लोग को महसूस होता है कि उसकी स्थिति दिनों दिन बिगड़ रही है। और हम समझते हैं कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है और उस आदेश का हमारी सरकार पालन करेगी, 100% पालन करेगी, क्योंकि जो परिस्थिति में सरकार चल रही है, आप भी एक सोच वाले आदमी हैं। आज हम देखते हैं कि जहां पर मनरेगा की जो स्थिति थी, आज सुधारने के लिए डीएम के हवाले किया गया है। पदाधिकारियों का भी इसमें बड़ी घालमेल होता है। जहां मैं पीएचडी मंत्री थी, वहां पर देखते थे कि जहां 200-250 फीट गहराई में ये जो चापाकल या बोरिंग करना था, वहां 60-70 फीट गाड़ कर और चला जाता था और पाइप की चोरी करता था। अब बताइए कि वहां पर हम कितनी जांच बैठाएं और किस तरह से बंद योजनाओं को चालू करवाएं। तो हम लोग की स्थिति जो सामने है, और हम लोग एक जनता का चुने हुए और उसके तकलीफ से मर्माहत है कि 9 राज्यों में जो सुखाड़ पड़ा है, और सुखाड़ को संभालने के लिए, उसको पानी को इकट्ठा करने के लिए या उसके पानी की व्यवस्था करने के लिए हम लोग ये विचार दिए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो भी कृषि मंत्री है, हमारे माननीय राधा मोहन जी कृषि मंत्री है, वो लगे हुए दिन रात कि इन लोगों को फसल को कैसे बढ़ाए, कैसे खाद बीज को दिन रात लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं तो इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, हर पार्टी, हर सरकारें ये दावा करती है किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार भी एक समस्या है। मनरेगा की बात हो, किसानों को मुआवजे की बात हो, उनकी खेती का जो नुकसान हुआ है उसकी बात हो, या जो फसल बीमा हो कि उसको इतना इंतजार करना पड़ता है कि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसको सालों महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। वो इंतजार करता है कि कब उसकी फसल का बीमा हो, उसका मुआयना किया जाए, मुआवजे का इंतजार करता रहता है। पूरी फाइल राज्य से केंद्र तक पहुंचेगी, केंद्र उसको अप्रूव करेगा, तब तक उसके साथ दुर्घटना घट चुकी होती है। जैन साहब, जो किसानों की समस्याएं हैं तो बिल्कुल अन्य समस्याओं से बिल्कुल अलग है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जब ओलावृष्टि हुई थी जनवरी फरवरी में पिछले वर्ष, तो फरवरी में जब अचानक ओलावृष्टि हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश यादव जी ने तत्काल राहत देते हुए 500 करोड़ रुपए तत्काल रिलीज कर दिया। और किसानों को राहत देने के लिए जितनी भी किसी भी तरीके का बकाया था, किसी भी तरीके की वसूली थी, सारी की सारी वसूली पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बैंकों को बाकायदा, जिले के डीएम को बाकायदा जो है एक आदेश जारी करते हुए उन पे सबसे बकाया, सब तरीके की वसूली पे पूरा रोक लगाने का काम किया। साथ ही साथ
जो बुंदेलखंड की समस्या है, बुंदेलखंड में अभी जो बुंदेला जी साथ में है, उन्होंने कहा कि वहां पार्टन हो रहा है, पार्टन करने, तो ये देखिए राज्य को बांट करके सिर्फ ये ख्वाब देखना कि हम वहां के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री का ख्वाब देख करके राज्य का बंटवारा करना सही नहीं है। अभी इसके पहले मायावती जी ने जो है अभी 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश को बांटने का प्रपोजल रखा था, तो उनका उद्देश्य यही था कि हमारी बहुमत की सरकार है, हम 5 राज्यों में हमारी सरकार हो जाएगी, इस तरीके का उद्देश्य था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके बाद में भी माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, या नहीं, मंदबुद्धि आपकी है, आप मंदबुद्धि आपकी है। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं आप? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों की जमीन राम रही है, आपने कौन सा आंदोलन छेड़ा? बुंदेला जी, आपने कौन सा आंदोलन छेड़ा बताइए? कौन सा आंदोलन आपने छेड़ा? के लिए सिर्फ सत्ता वालों को पड़े बैठे, तब 6-7 सब सिर्फ सत्ता वालों पड़े बैठे हुए। 22 करोड़ रुपए की लड़ाई हमने लड़ी, गांव देहातों के लिए हम लड़े। तुम सफारी पर और स्कॉर्पियो पे घूम के तुम किसानों की मदद कर रहे हो। और 65% लोग पलायन कर चुके हैं, 48% लोग अशिक्षा में हैं, 52% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, और आप कहते हो कि बुंदेलखंड के किसानों के हिमाचल, ये बात बुंदेलखंड की नहीं है, देख लो एक के पास आपके, ये बात पंजाब की नहीं है, ये बात कर्नाटक की नहीं है, ये बात तेलंगाना की नहीं है, ये बात इस देश के किसान की है, इस देश के अन्नदाता की है। ये आप किसानों की वो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अन्नदाता इंतजार कर रहा है कि सरकारें कम से कम उसके बारे में सोचें और उसको लेकर बयानबाजी ना हो, और अपने वोट बैंक के लिए जरूरत पड़ने पर उसे ललचाया ना जाए, जबकि उसे जरूरत हो तो उसके द्वार पर प्रशासन भी पहुंचे, मदद भी पहुंचे और सरकार भी पहुंचे। मुकेश नायक साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत जरूरत है बिल्कुल गैर राजनीतिक मानसिकता से सोचने की और बुंदेलखंड की विकास की। अभी जो जैन साहब बोल रहे हैं कि बुंदेला जी मुख्यमंत्री बनने के लिए बात उठा रहे हैं, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। कोई व्यक्ति अगर गरीबों के लिए संघर्ष करता है, बुंदेलखंड की अस्मिता के लिए संघर्ष करता है, तो उसको पूरा का पूरा अधिकार है। देखने की ये जरूरत है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो राज्य सरकारें हैं वो अपने दायित्व ठीक तरीके से नहीं निभा रही हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है, पूरी जनता जानती है। और उसके कारण गरीबी, बेरोजगारी और जिस तरह का पलायन बुंदेलखंड में हो रहा है, जिस तरह की समस्याएं बुंदेलखंड में है, उसको बिल्कुल गैर राजनीतिक मानसिकता से देखने की आवश्यकता है। जब तक राजनीति होगी, जब तक सोच स्तरहीन होगी। झारखंड अलग हुआ, झारखंड की क्या स्थिति है आज? मनोज जी, आज झारखंड की क्या स्थिति? जी रमा देवी जी, आज जो हम चर्चा करने बैठे हैं, ये इतना लोग चिल्ला रहा है। बोलिए रमा जी, अगर इतना किसानों के लिए हकीकत में चिल्लाए होते तो शायद इतना और क्या सारी परिस्थिति का सामना हो जाता। यहाँ तो वोट के टाइम में जाति पर आधारित हो जाता है और लोग बांटते हैं केवल मुख्यमंत्री का कुर्सी कैसे मिले। आज भी वही स्थिति है, जिसको काम करने के लिए आया है वो स्थान आज तक नहीं मिला। संशोधन बिल जो परिस्थिति है, दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर, और वो देते किसको? उद्योगपतियों को, जो उद्योगपति इनके चुनाव में पैसा लगाते हैं, उन उद्योगपतियों को देने का काम करते हैं उस जमीनों को। मनोज जी, और चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई राजनीतिक पार्टियां, राजनेता, सरकार और प्रशासन किसानों के लिए इतनी चिंतित हैं। एक छोटा सा ब्रेक।